फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो देखिए इसमें हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और खानाबदोश क्या होता है, खानाबदोश जनजातियां कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के रूप में और कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ था। तो अध्याय 2, 3, 4 हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था और नए राज्यों का उत्थान पढ़ा था और मुगल साम्राज्य पढ़ा था। तो उसी टाइम देखिए कौन कौन सी जनजातियां फल फूल रही थीं। इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज में वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित था। देखिए पहले हमने देखा था कि समाज वर्णों में विभाजित था जो ब्राह्मणों ने बनाए थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। ये जो जनजातीय होते हैं, देखिए जो जनजाति होती है ये शहरों से अलग होती है। ये अलग ही निवास करते हैं, इनके रीति रिवाज, सामाजिक संस्कृति सब कुछ अलग ही होता है। उसी तरीके से ये जीवन यापन करते हैं। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। आगे देखते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती और अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे, देखते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और उस प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। जैसे देखिए पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये जनजाति कहाँ निवास करती थी, खोखर जनजाति, तो आप कहेंगे पंजाब इलाके में। उसमें देखिए कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, इधर जनजातियाँ लिखी होती हैं और इधर उनके निवास स्थान, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था।
मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो देखिए ये आप मैप में देखेंगे, ये देखिए ये उत्तर है ऊपर और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर देखिए पंजाब में ये गोखर जनजाति हो गई, ये पूरा पंजाब एरिया था। ये बलूची है, अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। ये लंगाह है, ये गख्खर है, ये सब जनजातियाँ हैं। और देखिए और पूरब में ये जनजातियाँ थीं। ये देखिए ये छत्तीसगढ़ और बिहार साइड मुंडा, चेर, आरोन, संताल, और ये अहोम, नागा, ये सब, ये अहोम जो थे बाद में ये असम की घाटी में आकर बस गए थे, म्यांमार से आ गए थे ये। आगे देखते हैं, ये आप देख लेंगे ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान से देखेंगे। लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। तो उत्तर पश्चिम ये अभी जहाँ हमने देखा, ये उत्तर और ये पश्चिम, बलोच, ये बलूची। आगे देखते हैं, ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरिया की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। उत्तर पूर्वी, देखिए उत्तर पूर्वी में क्या था, नागा, अहोम। ये कहाँ है, उत्तर पूर्व, ये अभी हमने देखा, ये उत्तर पूर्व ये वाला हिस्सा होता है, ये अहोम है, नागा है, कोच है, खासी है। आगे देखते हैं, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन पाए। देखिए किसने किया था आक्रमण वहाँ पर, मानसिंह ने, और उनको लूट लिया था। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो देखिए ये मध्यकाल चल रहा है और मध्यकाल में कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती थीं और किस किस राजाओं के साथ उनके आक्रमण हुए थे, तो ये सब दे रखा है इसमें। आगे देखते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। देखिए जो भीलों के, ये भील हैं, देखिए आप देखेंगे ये रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। तो ये जो थे ये कुछ संग्राहक और शिकारी ही बने रहे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो जमींदार बन गए थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो आप ये याद रखेंगे कि गोंड लोग कहाँ पर थे, तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में थे। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए हम ये गोंड बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। देखिए खाना बदोश वही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने रोजगार के चक्कर में या अपने मवेशियों को चारागाह की खोज में। आगे देखते हैं, खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। देखिए जो ये खाना बदोश होते हैं घुमंतु लोग होते हैं, इसीलिए इनको खाना बदोश कहते हैं। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। विनिमय मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर लेना, उसी को विनिमय कहते हैं।
कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का भी काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। तो जो देखिए बंजारे थे ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं, और ये टांडा क्या है ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जा चुका है। तो ये क्या था, ये बंजारे लोग जो होते थे, जो व्यापारी होते थे, उन्हीं के कारवे को कहते थे टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, जो अध्याय 3 में हमने पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। आप देखिए इसके बारे में पढ़ सकते हैं, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह कैसे एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे काम धंधे के चक्कर में। आगे देखते हैं, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थीं। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशाबीन की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। अब देखते हैं, बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। देखिए जब दुनिया होगी तो वो बदलती ही रहती है, प्रकृति का नियम है बदलाव। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। देखिए जैसे ज़रूरतें पड़ती हैं वैसे ही हुनर भी निकल कर आते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे बनाने की सोचते हैं, तभी हमारा माइंड जो होता है क्रिएटिव होता है। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। देखिए पहले जो था वो वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। ये जातियों का दर्जा दिया जाने लगा। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, जिनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी चीज़ के, जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अब जो समाज का संगठन था वो किस पर आधारित था, जाति पर, पहले वर्ण पर था। आगे देखते हैं, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे। ये सब देखिए राजपूत थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कुल राजपूत मान लिए गए। देखिए कुछ जो थे वो पहले जनजातियों में आते थे लेकिन बाद में राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। देखिए जनजातियां शासक तक बन गईं। उसके बाद उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। देखिए नज़दीक से एक नज़र डालेंगे हम
किस पर, एक तो गोंड जनजाति पर, और आगे देखेंगे। देखिए गोंड जनजाति जो थी, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। ये जो स्थानांतरीय खेती है इसको झूम खेती भी बोलते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्या होती है स्थानांतरित खेती? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल को बो दिया जाता है। जब ये जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो इसी को स्थानांतरित खेती कहते हैं, क्योंकि स्थान बदल कर ली जाती है ये। आगे देखते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बरहोत क्या होता था? 12 गांवों का समूह, और 84 क्या होता था? 84 गांवों का समूह। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने, देखिए जो ये गोंड के जो ये ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक शक्तिशाली बन गए थे। ये गोंड सरदारों जो थे ये राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए क्या हुआ, जो गढ़कटंगा का राजा था अमनदास, उसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसका पुत्र था एक दलपत। उसने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। और ये दुर्गावती बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दुर्गावती बाद में विधवा हो जाती है, इसके पति की मृत्यु हो जाती है। देखिए दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमाल संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। देखिए जो अकबर था, अकबर ने इस पर हमला करवाया था और रानी दुर्गावती ने इसका देखिए बहुत जमकर सामना किया था। रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो लड़ी थी और इसके बाद उसकी हार हो गई थी, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया था और उससे बेहतर उसने मर जाना समझा। वो मर गई थी और उसका पुत्र भी बाद में लड़ता हुआ मारा गया था। तो इतिहास में इसका नाम बहुत है और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ये हम देखिए मैप में देख लेते हैं। ये नर्मदा नदी जा रही है मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए, और यही है क्या है, गोंडवाना। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश और गुजरात साइड में। यहीं पर था गढ़कटंगा। आगे देखते हैं। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो गढ़कटंगा राज्य था वो क्या हाथियों के लिए फेमस था? तो हाँ, इसमें स्टेटमेंट पूछा जाता है कि क्या गढ़कटंगा राज्य जो था वो हाथी पाए जाते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और हाथियों का निर्यात किया जाता था वहाँ से। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में भी कर लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया।
गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। बाद में उन्होंने मराठों और बुंदेलों और मराठों से संघर्ष किया और वो असफल हुए। इस तरह गढ़कटंगा का पतन हो गया। अब देखिए अहोम देखेंगे हम। अहोम जनजाति, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइयां, जो भूस्वामी होते थे, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। किसने? अहोम में ने। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? तो ये म्यांमार से आकर असम की घाटी में बस गए थे। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोज हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अभी हमने ऊपर मैप देखा था, उसमें आप ये देखेंगे स्क्रीनशॉट लेके। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। देखिए सबसे पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किसने किया था? तो हमने देखा था मुगल राजा था बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर 1526 में जब उसने खानवा का युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध लड़ा था फर्स्ट, उसी में उसने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए थे। तो तोपों का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था पानीपत के युद्ध में। आगे देखते हैं। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ये देखेंगे, देखिए ये है पूर्वोत्तर भारत है, ये म्यांमार है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है और ये पूरा असम है। तो ये देखिए यहाँ पर असम की घाटी में अहोम जो थे बस गए थे। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ये सारी जनजातियाँ थीं और इसी के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम भी हैं। यहाँ पर मेघालय में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और ये यहाँ पर नागा जनजाति थी। आगे पढ़ते हैं। लेकिन अहोमों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। दक्षिण पश्चिम से 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर आक्रमण किया। किसने? मुगलों ने ही किया था। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। आगे, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार क्या होता है? देखिए, जब किसी से जबरदस्ती बिना पगार के काम कराया जाता है उसी को बोलते हैं बेगार, मतलब कि बिना पगार के काम कराना। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पाइक। देखिए किसी से जबरन काम लेना, जबरदस्ती काम लेना, उस जो जिससे लिया जाता था जिन लोगों से, उन्हीं को पाइक कहते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों के लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी तक पूर्वार्ध होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे हुए रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। देखिए असम के चावलों को जीआई टैग दिया गया है। आप देखेंगे कि कौन से चावल हैं वो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय से देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह, जो 1714 से 44 तक रहा, के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था।
अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में दी गई जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं हम पूरे चैप्टर में क्या निष्कर्ष निकला। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए जो अभी हमने देखे। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों और अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इससे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। देखिए मंगोल के बारे में पढ़ेंगे हम। मंगोल कौन थे? अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढो। देखिए चाइना के थोड़ा ऊपर पड़ता है मंगोल, आप एटलस ले लेना, उसमें देखना मंगोल कहाँ है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। देखिए मंगोल जो थे बहुत शक्तिशाली थे और जो ये किसके पूर्वज थे? तो ये मुगल काल जो है मुगलों के पूर्वज हैं ये मंगोल। क्या थे? ये जनजाति थी। देखिए एक जनजाति थी और ये बाद में कितनी ताकतवर बन गई थी। पशुचारी और शिकारी थे ये पहले स्टार्टिंग में, बाद में देखिए कितने शक्तिशाली बने ये। वे मध्य एशिया के घास के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया। किसने बदला था? चंगेज खान ने। हमने पढ़ रखा है ये चंगेज खान के बारे में पिछले अध्याय में। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा ये चंगेज खान, एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। अलग अलग समय में इनके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। देखिए एक जनजाति से, पशुचारक से ये कितना बड़ा राजा बन गया था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थीं। देखिए बच्चों आपको ये अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है इसको और अच्छे से समझना है। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।